क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन जो विक्टिम ने मरने से पहले दिया वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते उसका दाह संस्कार, क्योंकि इसको नहीं बोलेंगे। पेट्रोल डाल के उसको लकड़ी पे रख के जला दिया तो आप उसको दाह संस्कार तो कह नहीं सकते ना। ये कैसे? सबूतों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ अधिकारियों ने, प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने करी है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हाथरस कांड ने पूरे देश को हिला दिया है। जहां एक तरफ खुद पीड़िता कहती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इन्हीं सभी कानूनी सलाह के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। चलिए तो उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कानूनी जो पेचीदगी है उन सभी मुद्दों के बारे में। तो सर, मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा मैम आप सभी को पता है कि हाथरस कांड में काफ़ी पेच फंसे हुए हैं। काफ़ी कानूनी सलाह हैं जो एक एडवोकेट होने के नाते आप दुनिया को बताओगे कि कैसे क्या हुआ। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि खुद पीड़िता कहती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन वहीं प्रशासन कहता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में इसकी कोई पुष्टि नहीं है। कानूनी सलाह के अनुसार क्या आपको लगता है कि किन धाराओं के या किसकी ज़्यादा वहाँ पर महत्वाकांक्षा होगी? अंकित जी, ये देखिए कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है कानून में, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, और जब भी ये केस कोर्ट में आएगा और कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को कंसिडर करेगी और उसको इम्पोर्टेंस देगी, और उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन जो विक्टिम ने मरने से पहले दिया वो एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि इसमें कैसे कानून का उल्लंघन हुआ, क्या क्या पुलिस ने किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो बहुत चिंता की बात है और बहुत शर्मनाक चीज़ें आगे होनी भी नहीं चाहिए। इसमें विक्टिम थी, वो पहले ही उसके साथ इतना कुछ हुआ था, लेकिन राइट टू लाइफ तो उसको मिला नहीं, लेकिन उसको राइट टू डिग्निफाइड लास्ट राइट्स भी नहीं मिला। आर्टिकल 21 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी व्यक्ति है उसको जिंदा रहते हुए भी राइट टू लाइफ, अच्छे से रहने का अधिकार है। यहाँ अच्छे से तो बेचारी रह नहीं पाई, उसके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन मरने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक डिसेंट क्रेमेशन, डिसेंट बरियर, जो विदा करते हैं उसको इस दुनिया से, पार्थिव शरीर को, तो एक बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, प्रॉपर रीति रिवाज के साथ किया जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप उसको बस ऐसे ही करते हैं, तो ये नहीं होता है। तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस चीज़ का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला कि इस तरीके से आपने रात को 2:30 बजे बिना परिवार वालों की मर्जी से लड़की का क्रीमेशन भी नहीं कह सकते हो आप, ये नहीं कह सकते उसका दाह संस्कार, क्योंकि इसको नहीं बोलेंगे। पेट्रोल डाल के उसको लकड़ी पे रख के जला दिया तो आप उसको दाह संस्कार तो कह नहीं सकते ना। ये कह सकते हैं, मैं तो पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसमें लोग बात कर रहे हैं कि शी वॉज बर्न्ड, शी वॉज नॉट क्रेमेटेड। तो सच भी यही है कि शी वॉज बर्न्ड, उसकी बॉडी थी, उसका कोई दाह संस्कार नहीं हुआ, उसको बस जला दिया गया, वो भी पेट्रोल डाल के। तो ये बहुत गलत है। ये राइट टू लाइफ, राइट टू डिसेंट बरियल, राइट टू डिग्निफाइड डेथ, उसका एक वायलेशन है। और दूसरा आर्टिकल 25, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो अभी सुओ मोटो संज्ञान लिया, उसमें उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास एक अधिकार है, वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे लड़की की मदर कह रही थी कि हम अगले दिन करेंगे, हल्दी लगाना है और सारा कुछ करना है, जो भी एक रीति रिवाज बने हुए हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उस हिसाब से हम अपनी लड़की को विदा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको बस पुलिस वालों ने बिना किसी परिवार वाले की सहमति के, सहमति भी क्या, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से उसको जला दिया। तो ये तो आर्टिकल 25 का भी वायलेशन है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। हाँ, और अगर हम आईपीसी की बात करें, भारतीय दंड संहिता, उसमें है आर्टिकल, उसमें सेक्शन 201 कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ लड़की का। अच्छा, पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि जो डेड बॉडी लड़की की दे दी पुलिस वालों को, जबकि उसके परिवार वाले वहाँ पर वेट कर रहे थे, बाहर वेट कर रहे थे, उनको नहीं दिया। तो
हॉस्पिटल ने भी पुलिस को कैसे दे दिया? परिवार का हक था अपनी बेटी की बॉडी लेने का, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्यूज्ड नहीं है। कोई एक्यूज्ड होता, कोई हार्डकोर क्रिमिनल होता तो उसकी बॉडी भी परिवार वालों को मिलती है। यहाँ पुलिस ने ले ली, लेकर के आ गए और फिर आके उसको इस तरीके से जला दिया, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी है। क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम हुआ, अगर परिवार सेटिस्फाइड नहीं था पहली वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, तो वो दूसरा पोस्टमार्टम भी डिमांड कर सकते थे, ये उनका हक है, दोबारा से वो डिमांड कर सकते थे। लेकिन अब तो एविडेंस ही डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो बॉडी नहीं है, उसको जला दिया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ये एक ऑफेंस है आईपीसी में, और इस ऑफेंस के लिए 7 साल की सजा भी हो सकती है। और दूसरी एक चीज़ है जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग लड़की की फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। आईपीसी में ही सेक्शन 228A है, वो कहता है कि इस तरीके से कुछ ऑफेंसेस हैं, लाइक जैसे ये रेप का ऑफेंस और सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें जो विक्टिम है उसके परिवार की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना किसी भी तरीके से, ये एक क्राइम है और उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ टाइम, अभी 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक केस में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रही थी, निपुण सक्सेना, तो उसमें कोर्ट बड़ा पार्टिकुलर थी कि किसी भी तरीके से जो विक्टिम्स हैं वहाँ पे पॉलिसीज कंसिडर हो रही थी कि सपोज ऐसा क्राइम होता है, ऐसा ऑफेंस होता है, जो विक्टिम है उसको कैसे असिस्टेंस दे और क्या करें। कंपनसेशन को लेकर के डिसाइड हो रहा था, जैसे कि अब 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है, वो उसी मैटर में हो रहा था, तो मैं अपीयर हो रही थी उस मैटर में। तो क्या हुआ, सारी स्टेट्स को कोर्ट ने पार्टी बना रखा था इंडिया की, तो एक स्टेट ने गलती से अपने एफिडेविट में किसी विक्टिम का नाम दे दिया, तो कोर्ट को बहुत गुस्सा आया। कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो कोर्ट ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और इनफैक्ट जिन जिन लॉयर्स को एफिडेविट की कॉपीज चली भी गई थी उनसे कॉपीज वापस मंगवाई। तो कोर्ट बड़ी पार्टिकुलर है, मतलब किसी भी तरीके से विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ये, तो ये करना एक गलत है और ऑफेंस भी है ये आईपीसी में। तो यहाँ पे तो विक्टिम की आइडेंटिटी हर कोई डिस्क्लोज कर रहा है, तो उस चीज़ का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक ऑफेंस है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम, जिस तरह प्रशासन ने ना परिवार को पहले बॉडी दी और फिर ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ डीएम थे, जो प्रशासन था, उस पर किस धाराओं पर केस दर्ज किया जा सकता है या उन पर कैसी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी सेक्शन 201 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, तो डिस्ट्रक्शन इस तरीके से बॉडी को लेकर के आना और उसको बिना परिवार वालों की मर्जी के जला देना, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर घर वाले सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं दे देते, अच्छा उन्होंने तो दिखाया भी नहीं, उनको बॉडी देख के भी नहीं दिया एक बार, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। तो सेक्शन 201 में 7 साल की पनिशमेंट है, 7 साल तक की, और उससे भी ज़्यादा की हो जाती है पनिशमेंट। तो सेक्शन 201 आईपीसी में उनके ऊपर लग सकती है। और जैसे डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी वो दूसरा, अच्छा एक और है आईपीसी में ही एक और सेक्शन है जिसमें ये है कि अगर कोई किसी रिलीजियस प्लेस पे या किसी क्रिमेशन ग्राउंड पे, बरियल पे ट्रेसपास करता है और कोई भी डेड बॉडी है उसको कोई इंजरी या मतलब कुछ वायलेंस ऐसा कुछ होता है, तो वो भी एक क्राइम है, उसको लेकर के भी पनिशमेंट है। तो यहाँ पे तो देखिए जैसे पेट्रोल डाल के उसको जलाना, तो एक तरीके से इंसल्ट है डेड बॉडी का, तो वो उन सेक्शंस के तहत भी उनको इम्प्लिकेट किया जा सकता है। जिसने भी इस तरीके का ऑर्डर दिया तो वो बिल्कुल गलत है, ये सारे सेक्शंस उस पर अप्लाई होंगे। जिस तरह मैम आपने देखा कि प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी, ना उन्हें किसी से मिलने दिया, नज़रबंद कर दिया परिवार को, तो क्या लगता है किस लिहाज से इसे देखना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि मीडिया तक को मानना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो जब तक देखिए प्रेस है तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस है, मैं तो ये कहूँगी जब तक चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, जब तक आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा, तो आप निरंकुश हो जाएंगे। निरंकुश होके फिर डेमोक्रेसी तो रहेगी ही नहीं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, ये हमारे को भारतीय संविधान देता है, आर्टिकल 19 है। तो
प्रेस को नहीं जाने देना, नहीं सवाल जवाब करने देना, या उनके घर वालों को नज़रबंद करके रखना, उनको रोकना कि आप मीडिया से बात नहीं करोगे, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, बहुत सीरियस चीज़ें हैं। एक लोकतंत्र में ऐसा होना ये बहुत शर्मनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को कुछ करना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया है ये, तो उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए ऐसा करने से, और इंश्योर करना चाहिए कि आगे से इस तरीके से कुछ भी ना हो। जैसे मैम जो पीड़िता थी उसका 8 दिन बाद जाके एमएनसी हुआ, या कहेंगे कि उसकी पूरी जांच कर दिया, क्या आपको लगता नहीं कि रेप जैसे संगीन अपराध में उसका जो एमएनसी था या उसकी जो मेडिकल जांच थी, पुलिस का हक नहीं था, प्रशासन का नहीं था कि उसे जल्दी किया जाए? कहीं ना कहीं चूक आपको भी लगता है कि हुई है प्रशासन से? नहीं, बिल्कुल चूक हुई है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और अब तो आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट्स भी हो गया है, तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉम्प्ट कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए था पुलिस को। अब 7 दिन बाद ले रहे हैं वो, एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे परिवार वालों की, और क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रही। स्टेटमेंट तो खैर बाद में रिकॉर्ड हुई क्योंकि उनको होश देर से आया, लेकिन घर वाले तो थे, उनके घर वाले जब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस को जो भी कुछ भी होता है सीरियसली लेना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी देर करना, जैसे हम हैदराबाद वाले इंसिडेंट में देखते हैं। हैदराबाद में जब लड़की थी जो विक्टिम थी, डिसीज थी, उसकी सिस्टर गई पुलिस वालों के पास, तो उन्होंने पहले तो सीरियसली नहीं लिया, उसको कहा कि नहीं कहीं चली गई होगी, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। फिर बाद में बहुत जोर देने के बाद गए, तो वहाँ पे भी लड़की के पेरेंट्स का यही कहना था कि अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया होता, अगर हमें इधर उधर नहीं भगाया होता उन्होंने कि हमारा यहाँ जुरिस्डिक्शन है या वहाँ जुरिस्डिक्शन है, तो शायद जो पीड़िता थी वो बच जाती जिसकी मृत्यु हो गई। और एक कंसेप्ट है 0 एफआईआर का। सपोज यहाँ पे तो वो वाली कोई सिचुएशन नहीं थी, यहाँ तो वहीं का जुरिस्डिक्शन था, लेकिन अगर कहीं पे क्राइम होता है और वहाँ पे रिपोर्ट किसी दूसरी जगह, तो एक 0 एफआईआर का भी कंसेप्ट है कि किसी भी थाने में एफआईआर होगी, कंप्लेंट कर सकते हैं और वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा, कार्यवाही तुरंत करनी पड़ेगी, इतना डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मामलों में जितना डिले करेंगे उतना एविडेंस भी डिस्ट्रॉय होता है, और जहाँ पे कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं, कुछ बचाने के भी चांसेस होते हैं, तो क्राइम को रोकने के चांस होते हैं, तो क्राइम तो हो ही जाता है ना, फिर उसको रोकेंगे कैसे अगर एक्शन डिलेड होगा पुलिस का। अगर मैम पीड़िता की प्राथमिक उपचार की बात की जाए तो उसे ना कोई ऐसा उपचार दिया गया जिससे उसकी जिंदगी शायद बच जाती, तो क्या लगता है कि ये प्रशासन का हक नहीं था कि वो उसकी प्रॉपर मेडिकल जांच कराए और उसको बढ़िया ट्रीटमेंट दे? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था। देखिए जी, जो भी ये ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कोई भी, जैसे ए वर्सेस स्टेट, कोई भी अगर क्राइम है या स्टेट वर्सेस, तो कोई भी क्राइम होता है तो उसको स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है कि स्टेट को रोकना है। ऐसा कुछ हुआ तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी इतनी सारी गाइडलाइंस है, तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत उसे रिलीफ देना चाहिए था। जो भी नहीं किया सबने, सबकी चूक है, और ये रिफॉर्म्स तो क्या मैं कहूँगी, गाइडलाइंस तो है, लॉ है हमारे, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है उनका, वो बहुत खराब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो कॉन्शियस ज़मीर भी है हमारा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रशासन को खुद लगता है कि उनके द्वारा कोई ना कोई गलती हुई है? देखिए अंकित जी, गलती तो हुई है, इस बात में तो कोई दो राह है नहीं जी। लड़की के जीने का अधिकार भी ले लिया गया जी। लड़की के मरना उपरांत जो है उसका अधिकार भी ले लिया गया कि उसके हिंदू समाज का जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता, वो अधिकार भी ले लिया गया। अब आता है परिवार के अधिकारों की बात कि परिवार को क्या उस लड़की के जिस तरीके से हत्या हुई है, उसके साथ रेप हुआ है, उसको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस परिवार की सेटिस्फेक्शन की बात तो बहुत दूर की बात है, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। तो जहाँ बार बार जितना प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारियों ने अपने बार बार एक्ट से शो किया है, वो ये शो किया है कि उन्होंने सबूत कहीं ना कहीं
उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से रात को उसका बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया, तो कहीं ना कहीं एज एक लॉयर के अगर तरह मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में पहला शक ये आएगा कि कुछ ना कुछ उस शरीर के साथ, सबूतों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ अधिकारियों ने, प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने करी है। तो उसके बाद उन्होंने, मीडिया अगर अगले ही दिन जा रहा था, या उन्होंने 48 घंटे तक मीडिया को और समाज के और मौजूद लोगों को, अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, डीएम ने रोका। फिर एक वीडियो क्लिप सामने आई जहां डीएम जो है वो कहीं जो लड़की के पिताजी हैं उसको धमका रहे थे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जरूर ये दिखाती हैं कि इस सब में जो 6 पुलिस ऑफिसर या जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, उनका सस्पेंड होना तो बनता ही था, उन्होंने गलत किया ही किया था। लेकिन इससे ये भी जाहिर जरूर होता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता भी रही है कि या तो उनका उस पुलिस अधिकारियों पर, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई किसी तरीके का कंट्रोल ही नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था है वहां पर जहां पर ये अधिकारी खुद से बिना सरकार को बताए या बिना उनके आदेश और निर्देश लिए अपने आप से ही सब कुछ करे चले जा रहे हैं, तो वो चीज गलत है। और इस चीज में मुझे ये लगता है कि एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। जी। तो मैम, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, काफ़ी ऐसे दर्शक हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगी कि जैसे ही ये पता चले कि ऐसे ऐसे घटना हुई है तो कैसे क्या करें? आप थोड़ा एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, सपोज अगर कभी ऐसा क्राइम होता है, खुदा ना खास्ता कोई देखता है ऐसा कुछ हो रहा है, पता चलता है, तो अब तो 0 FIR का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे निर्भया केस था, वहाँ पे भी ये एक बड़ी बात आई थी कि कहाँ पे FIR रजिस्टर होगा, कहाँ पे नहीं होगा। और भी केसेस में बहुत बार पुलिस ऐसे करती थी कि एक पुलिस स्टेशन में गए आप कंप्लेंट रजिस्टर कराने, तो उन्होंने कहा जी हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि ये क्राइम कहीं और हुआ, तो वहाँ पर जाइए। अगर कोई जा रहा है कि जी क्राइम यहाँ पर एक जगह पर हो रहा है, तो पुलिस कहती थी वहाँ की पुलिस के पास जाइए, हम क्यों कुछ एक्शन लें। तो अब 0 FIR का कंसेप्ट है। तो अगर किसी को पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई विटनेस है, कोई फैमिली मेंबर है या विक्टिम है जिसके साथ हुआ, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी FIR रजिस्टर करा सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और जहां का भी जुरिस्डिक्शन होगा वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जिस पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर कराया वहां से वहां चली जाएगी। लेकिन अगर कोई ग्रेव क्राइम कुछ भी ऐसा हो रहा है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, इमीडिएटली प्रॉम्प्ट एक्शन लेगी पुलिस। ये हमारा कानून कहता है। और मुझे लगता है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि पुलिस को भी इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके की कोई शिकायत आती है तो उसे बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, उसमें बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग, इंसान की जिंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही कुछ है पुलिस वालों को भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा, लाइक अगर कोई इंजर्ड भी है, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में लेके जाए, या पुलिस स्टेशन में तो पुलिस को फोन करेंगे, वो 100 नंबर करके कॉल करके बुला सकते हैं। और लेकिन अगर सपोज पुलिस नहीं पहुंच पा रही है और कोई इंजर्ड है अभी और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो किसी भी नजदीकी अस्पताल में लेके जा सकते हैं। अब हॉस्पिटल वाले मना नहीं कर सकते कि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पहले पुलिस आएगी, ये वो। हॉस्पिटल को भी तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है कि कभी भी आप ऐसा कुछ होते दिखे तुरंत 100 नंबर कॉल करिए, और वो नहीं हो पा रहा है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेकर के जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें, नज़दीकी अस्पताल में लेकर के जाएं। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, आप क्या कहेंगे दर्शकों को? मैं तो दर्शकों को यही कहूँगा कि हमें, हमारा एक समाज के प्रति एक हमारा कर्तव्य है कि अगर हम कुछ देखते हैं इस तरीके का कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, तो ये सोचने की बजाय कि मेरे साथ क्या होगा, या ये जो क्राइम कर रहे हैं लोग वो मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, वो आज आपको बेशक से नहीं पहुंचा रहे हैं नुकसान, वो आज हो सकता है किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी और के खिलाफ वो जुर्म कर रहे हो। तो ये सोच हमें, हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये सोच आनी चाहिए कि हम बुरा नहीं देखेंगे,
अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसको रोकने के लिए उसी वक्त जो भी हमारा जितना प्रयास हो सकता है, चाहे पुलिस के थ्रू, चाहे मेरे खुद के थ्रू, चाहे मेरे दोस्तों के थ्रू, मैं एक इमीडिएट एक्शन लूंगा और उस क्राइम को होते हुए रोकूंगा और जो भी उसमें विक्टिम है उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारा एक सामाजिक कहीं ना कहीं सब हर किसी का कर्तव्य है। हमें इसमें सरकार की, प्रशासन की, अधिकारियों की, पुलिस की वेट करने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है। हमें हमारे न्याय प्रणाली पर कहीं ना कहीं भरोसा होना चाहिए कि हम इस सब में से निकलकर साफ आ जाएंगे और हमें हमारी जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे कि आपने अपनी तरफ से बढ़कर ये जो काम किया, इस अपराध को रोकने की कोशिश करी, तो एक अच्छी बात है। तो आपने देखा सीनियर एडवोकेट भक्ति पसरीजा सेठी जी और मोक्ष पसरीजा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं कानूनों का उल्लंघन किया गया है और जो प्रशासन था उससे भी काफ़ी बड़ी चूक हुई है। तो इसी तरह हम दूसरी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें।